नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अन्ना हजारे की आत्मा दो बार रोई होगी। पहली बार तब रोई होगी जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगभग भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी, वो जेल गए और अंततोगत्वा उनकी सरकार चली गई। अन्ना हजारे के दिल्ली में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार पर जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन की कोख से पैदा हुआ आम आदमी पार्टी अंततोगत्वा भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गया। उस दिन कदाचित अन्ना हजारे की आत्मा रोई होगी। मैंने क्यों कहा कि दूसरी बार रोई होगी? क्योंकि दूसरी बार इसलिए रोई होगी कि वो अन्ना हजारे जिन्होंने लोकपाल, जन लोकपाल के लिए पूरा जीवन लगभग लगा दिया और उनके आंदोलन की शुद्धता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, और जिस लोकपाल के लिए उन्होंने आंदोलन किया और जिस लोकपाल की उन्होंने कल्पना की थी, उनको क्या पता था कि वही लोकपाल अपने लिए 5 करोड़ की गाड़ी ढूंढेगा, अपने लिए BMW की मांग करेगा। जी हाँ, उनको क्या पता था कि उस लोकपाल जिसके गठन का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, उस लोकपाल के वेबसाइट पर जो इतिहास लिखा जाएगा कि लोकपाल कैसे जन्म लिया, इसमें अन्ना हजारे की कहीं चर्चा तक नहीं होगी। उनको क्या पता था कि इस लोकपाल में वैसे ही लोग आएंगे जिन पर पहले आरोप लगे होंगे। मैं इस विवेचना आज लोकपाल को समर्पित कर रहा हूं। अखबार में और इंडिया टुडे में कई जगहों पर यह खबर छपी है कि लोकपाल ने 7 BMW जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है, उसका टेंडर फ्लोट किया है कि इनके जो मेंबर्स हैं, लोकपाल के अध्यक्ष और बाकी मेंबर्स हैं, ये सब को BMW गाड़ी चाहिए क्योंकि इसी से वो ऑफिस जाएंगे। मैंने अपने एक पूर्व के वीडियो में बताया था कि दुनिया में नियुक्ति करने का 2 ही तरीका होता है, एक चयन और एक मनोनयन। अच्छा तरीका चयन का माना जाता है और चयन के 2 सर्वश्रेष्ठ रास्ते होते हैं। पहला प्रतियोगिता परीक्षा और दूसरा लोगों के द्वारा चुना जाना। ये चयन के 2 ही प्रक्रिया है। लेकिन नियुक्ति की जो दूसरी तरीके हैं मनोनयन का, वह मनोनयन आज के तारीख में इस देश पर पहले वाले चयन के दोनों मेथड, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित हुए हों या जनता ने उनको चुना, इस दोनों से ज्यादा पावरफुल मनोनयन वाला बॉडी हो गया है जिसके पास अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है और उनके मनोनयन का आधार सिर्फ और सिर्फ उनकी चाटुकारिता, उनकी लॉयल्टी, उनका एलिजियंस है। अब इस लोकपाल में कौन कौन लोग हैं जो जरा देख लीजिए। इस लोकपाल के अध्यक्ष हैं चेयरमैन जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर, महाराष्ट्र के हैं। वकालत शुरू किए, जज बन गए, जज बनने के बाद रिटायर हुए और लोकायुक्त लोकपाल। ये बताते चलें कि लोकपाल का जो काउंटर पार्ट होता है स्टेट में, वो लोकायुक्त होता है। बिहार में भी लोकायुक्त। माने आप सोच करके देखिए, इस देश में भ्रष्टाचार को कथित रूप से रोकने के लिए कितनी एजेंसियां बन गई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पहले से, CBI है, ED है, हाईकोर्ट के अपने खेल हैं, इसके अलावा हर विभाग में वैसी कमेटियां बनी हुई हैं। तो CBI, ED, इनकम टैक्स और सब के बाद फिर ये लोकपाल बना। तो मैंने कहा कि जज इसके अध्यक्ष कौन है, तो रिटायर्ड जज साहब, अनुकंपा पर इनको भी नियुक्ति हो गई। मेंबर कौन कौन है? जस्टिस L नारायण स्वामी, ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन बनता है? ह्यूमन राइट्स हाईकोर्ट का अध्यक्ष का चीफ जस्टिस होता है। स्टेट जिसका मतलब कर्नाटका के चीफ जस्टिस भी रहे होंगे या किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे होंगे। उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आए, वहां से रिटायर करके आ गए। मतलब जीवन पर्यंत इनको चाहिए सुविधा। जस्टिस संजय यादव
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, वहां से रिटायर किए यहाँ आ गए। मेंबर में कौन है? सुशील चंद्रा, ये वही व्यक्ति रिटायर्ड आईएएस, इलेक्शन कमिश्नर बने, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, विवादास्पद व्यक्ति रहे, इन पर कई एक आरोप लगे, उसके बाद जुगाड़ तंत्र लगा के लोकपाल के मेंबर बन गए। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये फॉर्मर चेयरमैन है 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन। इसका मतलब ये हाई कोर्ट में पहले भी जज रहे। उसके बाद देखिए कैसे ये पूरा चारागाह बना। पंकज कुमार, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मोदी जी के स्टेट के। उसके बाद अजय तिर्की, ये क्या साहब? भाई साहब तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोच करके देखिए कि सामान्यतः यही सब लोगों पर आरोप लगेंगे, और इस लोकपाल को अधिकार क्या क्या दिए गए कथित रूप से कि प्रधानमंत्री से लेकर बाकी नीचे तक सबका जांच ही करेगा। हालांकि इसमें इन लोगों ने एक बार नोटिस जारी किया एक सिटिंग जज पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, तो खैर वो एक अलग विषय है। अब जरा सोच करके देखिए कि जिस संस्था का निर्माण भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था, उन साहिबान को 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए ऑफिस जाने और आने के लिए। मैंने इस संबंध में दुनिया के अन्य देशों में क्या क्या स्थिति है उस पर थोड़ा रिसर्च किया। तो दुनिया में भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका में ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट इथिक्स, वो इथिक्स पर सिर्फ काम करता है। ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, ये फ्रॉड, वेस्ट, मिसकॉन्डक्ट और फेडरल डिपार्टमेंट में जांच करता है। ऑफिस ऑफ स्पेशल काउंसिल, यूरोपियन यूनियन में भी, इंग्लैंड में भी सीरियस फ्रॉड ऑफिस, इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस देश से तुलना आप यहां की नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उस समय के लिए है, उन चीजों के लिए है जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत परिपक्व हो गया, जहां का सिटीजन बहुत जागरूक है, और जहां पर जो पब्लिक लाइफ में मोरालिटी है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड का है। अब आप सोच करके देखिए कि यहाँ जज साहब रिटायर करते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं, जज साहब रिटायर करते हैं गवर्नर बन जाते हैं, जज साहब रिटायर करते हैं कोई ना कोई ट्रिब्यूनल और कोई ना कोई कमीशन के इनको अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कई बार कहा है कि जब तक आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को ठीक नहीं कीजिएगा, उसके ऊपर लेयर आफ्टर लेयर बनाते जाइएगा, उसको ओवरसी करने के लिए, उसका सुपरविजन करने के लिए, तो ये वैसा ही होगा कि जैसे किसी राज्य में राजा के पास बहुत सारा हाथी था, उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। तो राजा एक बार मुआयना करने के लिए निकला तो कहा कि साहब ये हाथी बड़ा दुबला है। मंत्री ने कहा हुजूर लगता है कि ये जो हथवान है वो इसका चारा खा जाता है, इसका भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व। बोले कि ऐसा करो कि एक इंस्पेक्टर बहाल करो। तो इंस्पेक्टर बहाल हो गया। कुछ दिन के बाद राजा आया, देखा कि और दुबला हो गया। बोला कि लगता है हुजूर ये दोनों मिल गया है। तो कहा इस पर मजिस्ट्रेट बहाल कर दो। तो मजिस्ट्रेट बहाल हो गया। तीसरी बार आया तो कहा कि हुजूर ये तो और लगता है तीनों मिल गया। कहा कि एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दो, मंत्री बना दो। मंत्री भी बना दिया। अगली बार राजा आया तो पाया कि हाथी मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस हाथी के चारे कोई सब मिल के खा गए। वही हाल है इन लोगों का। ये जितने लेयर्स बने हुए हैं ये सब खाने के लेयर्स हैं। तो अब जितना लेयर्स बनाइएगा भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ेगा। कोई और ये पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट या सिस्टम नहीं करेगा ये जब तक नागरिक से आवाज नहीं उठेगी। आज तक इस पर क्यों नहीं आवाज उठेगी? साहब आपको क्यों 5 करोड़ का गाड़ी चाहिए? मुझको याद है पटना हाईकोर्ट में कुछ साल गुजर गए, उस वक्त मारुति बेलोनो गाड़ी बड़ा निकला था, उसकी बड़ी चर्चा थी। तो लोगों ने मांग किया सरकार से कि जब तक हमको मारुति बेलोनो नहीं दीजिएगा ये सब गाड़ी फेंक देंगे। और आप पटना हाई कोर्ट में जाके देख लीजिए कैंपस में कितनी नई गाड़ियां आई, 6 महीना भी नहीं चली, फेंका गया, खत्म, स्क्रैप, नई गाड़ी आ गई। इस राज्य में अभी लगभग 2,135 करोड़ रुपया
वो स्थापना प्रतिबद्ध और कमिटेड खर्चे हैं। उस कमिटेड खर्चे में क्या होता है, उसमें लगभग 60 से 70 80 हजार करोड़ रुपया पेंशन और सैलरी वगैरह में जाता है। रिमेनिंग 1,20,000 करोड़ रुपया इन्हीं चीजों में जाता है। एक एक मिनिस्टर के बंगले पर एक एक साल में 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। एक रिपोर्ट एक बार छपी थी या कहीं पर निकला था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब 3 साल या 2 साल जो भी उनका टेन्योर रहा था, उस टेन्योर में ही 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो गए उनके आवास पर। अभी सरकार नहीं बदलेगी, सभी मिनिस्टर के लिए नई गाड़ी, सभी मिनिस्टर के चैम्बर तोड़ दिए जाएंगे, फिर बना दिए 2,01,000 करोड़ रुपया। ये जो भार आप देख रहे हैं, ये 5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने का सिर्फ सिवा सवाल इसका नहीं है, ये तो मामले प्रकाश में आए हैं। जितने कमीशन बने हैं ये सभी इस देश के नागरिक मिडिल क्लास के टैक्स और आम आदमी के कंधे के बोझ है। और जब तक आम आदमी अपने कंधे और अपने सर पर लगे हुए चढ़े हुए इस बोझ को उतार कर फेंकेगा नहीं, इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा, तब तक इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिससे आप अपेक्षा कर रहे थे कि वो कंट्रोल करेगा, वो उसी में शामिल हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री की एक किताब है, उस किताब में कई किताबें हैं, उसमें 2 लेखक की मैं चर्चा करता हूं, बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार और सुमित सरकार। इन लोगों ने लिखा है कि जब अंग्रेज यहां आए और इस देश पर शासन करना चाहा, जमीन पर रेंट वसूलना, चूंकि इस वक्त जमीन का लगान ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम था और ट्रेड वगैरह पर, तो उसको लगा कि मेरे पास तो कम लोग हैं और बाकी जो मजबूत लोग हैं, दबंग लोग हैं, तो ये लोग तो विरोध करेगा। तो उसने क्या किया, उसी को अपना सहयोगी बना लिया, उसको कोलैबोरेटर्स बोलते हैं। तो जब सरकारों को या इस तरह के लूटपाट करने वाले लोगों को लगा कि भाई ये सब तो हमारा विरोध कर सकता है, जुडिशियरी है, प्रेस है, जो वॉचडॉग था कि तो मेरा विरोध कर सकता है, उसी को बना लिया सहयोगी कि चलो हम भी राज करें, तुम भी राज करो, हम भी खाएं, तुम भी खाओ, हमको भी बड़ा बंगला, तुमको भी बड़ा बंगला, हमको भी मर्सिडीज, तुमको भी BMW। तो एक मगही में कहावत है, बांट चूट खाए राजा घर जाए। तो सभी लोग बांट चूट करके खा रहे हैं और राजा घर में रह रहे हैं, बाकी रही आम जनता। तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का लाभ उठाइए और उसी में बैठिए और इलेक्शन आए और घोषणा का इंतजार कीजिए, जाके EVM पर बटन दबाइए और 5 साल चुपचाप से घर बैठिए। लोग आपसे कहते कहते थक जाएंगे कि साहब अपने वोट का अधिकार ठीक से देना है, शिक्षित बनिए, बच्चों को पढ़ाइए और नागरिक बनकर के हर फोरम पर आवाज उठाइए। क्योंकि जब तक आम नागरिक इन लोगों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा, हमारे और आपके पैसे, हमारे और आपके खून पसीने से जमा की गई सरकारी धनराशि पर यूं ही धमाल चौकड़ी होता रहेगा। फिलहाल हमें इंतजार उस दिन का है जब आम नागरिक उठेंगे और इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।